दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के पोर्ट्स की, जहां से देश के ट्रेडिंग वॉल्यूम का 95% और बाई वैल्यू 70% ट्रेड किया जाता है। व्हेन पुट इन कॉन्टेक्स्ट, नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमिटी के मुताबिक इंडिया का कार्गो ट्रैफिक फिस्कल ईयर 2021 से 22 में 1695 मिलियन मीट्रिक टन्स पहुंचना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हम सागरमाला प्रोग्राम की चर्चा करते हुए इंडिया के पोर्ट्स और इससे रिलेटेड डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आप लोगों को मिल सके। करेंटली इंडिया में 12 मेजर और 205 नोटिफाइड आयरन और इंटरमीडिएट पोर्ट्स मौजूद हैं और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर सागरमाला में 6 नए मेगा पोर्ट्स डेवलप किए जाने हैं। इन सभी पोर्ट्स को यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री हैंडल करती है। दोस्तों देश की ओवरऑल ग्रोथ में जितना इंटरनल डेवलपमेंट जरूरी होता है, ऑलमोस्ट उतना ही फॉरेन रिलेशंस, ट्रेड और कॉमर्स भी माने रखता है। इंडियन पोर्ट्स और शिपिंग इंडस्ट्री इसी ट्रेड और कॉमर्स में इंडिया के सस्टेनेबल ग्रोथ में वाइटल रोल प्ले करता है। ये पोर्ट्स और मैरीटाइम ट्रेड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की कोस्ट लाइन 7,517 किलोमीटर लंबी है। इसलिए इंडिया को इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं क्योंकि ये 3 तरफ से सी और ओशन से घिरा हुआ है। ये वर्ल्ड का 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री है। क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके डेवलपमेंट में खास रुचि रखी है और हार्बर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% तक इस सेक्टर में अलाउ किया है। चलिए शुरू करते हैं उन आर्टिकल और एक्ट्स के साथ जो पिछले करीब 100 सालों से इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड, पोर्ट्स और कार्गो को गवर्न करते आ रहे। दोस्तों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पोर्ट्स और पोर्ट्स में किए जाने वाले कंडक्ट को लेकर डिटेल्ड आर्टिकल्स दिए गए हैं। कई एक्ट्स और आर्टिकल्स हैं जो इस सेक्टर में ट्रेड और मेंटेनेंस से लेकर इसमें काम करने और कंडक्ट से डील करते हैं। इन एक्ट्स में द कोस्टिंग वेसल्स एक्ट 1838, द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1875, द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और द मेजर पोर्ट ट्रस्ट और एमपीटी एक्ट 1963 एक्सेट्रा शामिल हैं। इन एक्ट के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम होते रहे हैं। रिसेंटली 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल प्लेस किया है जिससे मेजर पोर्ट्स की ऑटोनॉमी बढ़ाई जाएगी। ये बिल पास होने पर 1963 के एमपीटी एक्ट को रिपील करेगा, जबकि इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 पोर्ट्स और पोर्ट चार्ज से रिलेटेड लॉज और रूल्स के इनैक्टमेंट को कंसोलिडेट करता है। 1963 का एमपीटी एक्ट ट्रस्ट के रूप में पोर्ट्स के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करता है। एमपीटी एक्ट पोर्ट ट्रस्ट को पावर टू रेज लोन्स, पोर्ट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, कमिटीज ऑफ बोर्ड्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू बोर्ड्स एक्सेट्रा जैसे मामलों में गवर्न करता है। हालांकि एपेक्स बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है और करेंटली कोई भी पोर्ट प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, पर गवर्नमेंट 2021 से 22 में कई पोर्ट्स में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाने की तैयारी कर रही है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 में पोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ाने और डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी देने से सेंट्रल गवर्नमेंट का से इनमें कम हो जाएगा। दोस्तों करेंटली अंडर एमपीटी एक्ट के मुताबिक सभी मेजर पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं जिनके मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 यदि इनैक्ट किया जाता है तो ये सभी मेजर पोर्ट्स में बोर्ड्स बनाने के लिए कहेगा जो एमपीटी एक्ट के ट्रस्टी बोर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे। नए बिल में जो बोर्ड्स होंगे वो पोर्ट्स की प्रॉपर्टी, एसेट्स और फंड्स का पोर्ट डेवलपमेंट के लिए जिस तरह चाहे यूज कर सकेंगे। ये एक तरह से पोर्ट्स को ज्यादा अथॉरिटी देगा। हालांकि इस एक्ट के साथ बाकी मैरीटाइम लॉज भी इस पर लागू होंगे। दोस्तों इंडिया के सभी पोर्ट्स कोस्टल स्टेट्स केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। इंडिया के वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड पोर्ट्स मुंबई, कांडला, मैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और जेएनपीटी, मोरमुगांव एंड कोचीन में सिचुएटेड हैं। ईस्ट कोस्ट में चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और इनौरे में मेजर पोर्ट्स लोकेटेड हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर भी एक पोर्ट है। इन सभी पोर्ट्स में दोस्तों मुंबई लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक के मेजर फॉलआउट्स में से एक है लाइवलीहुड्स का लॉस और डिप्लीटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया दुनिया की 2nd लार्जेस्ट वर्कफोर्स का घर है
जो पैंडेमिक के कारण इन समस्याओं से जूझ रहा है। ओशन बेस्ड सेक्टर्स जैसे फिशरीज, शिपिंग, टूरिज्म, डीप सी माइनिंग, ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज, मैरीन रिसर्च, ओशन कंजर्वेशन और ओशन साइंसेज मिलियंस ऑफ जॉब्स और प्रॉस्पेक्ट्स रखती हैं। इसी के चलते भारत की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी सस्टेनेबल लाइवलीहुड को लेकर वास्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। पोर्ट्स और शिपिंग के अलावा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग और सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसका मतलब ये है कि ब्लू इकोनॉमी में सभी सेक्टर्स में लार्ज वर्कफोर्स को इंगेज करने का पोटेंशियल है, जो अब तक इंगेज भी कर रहे थे। अब ऑफशोर विंग, मैरीन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज में इंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है। इन्हीं फील्ड्स की तरह सी पोर्ट्स भी एम्प्लॉयमेंट के बड़े सोर्स हैं। दोस्तों, जहां इंडिया के माइनर पोर्ट्स में 2003 में केवल 1933 लोग एम्प्लॉयड थे, वो 2017 में 19,102 तक पहुंचे हैं। पिछले 5 सालों में माइनर पोर्ट्स ने मेजर पोर्ट्स को कार्गो वॉल्यूम्स में ग्रोथ लेकर पछाड़ दिया है। माइनर पोर्ट्स की ग्रोथ का कारण है उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर मोर मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोकेटेड होना। यूनियन बजट 2021 में अपनी इसी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के साथ दोस्तों, इंडिया शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को पीपीपी मॉडल के अंडर 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सभी मेजर पोर्ट को साथ साथ डेवलप करेगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते शिपिंग मिनिस्ट्री ने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल और ROFR की लाइसेंसिंग कंडीशन को अमेंड किया है और वेसल्स प्रायोरिटी में इंडियन बिल्ट वेसल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल भी एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर के लिए डेवलप किया जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल और डिस्प्यूट्स पोर्ट्स यानी सरोड पोर्ट्स एक रिड्रेसल पोर्टल है, तो शिपिंग मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है। दोस्तों, 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सागरमाला प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को इन प्रिंसिपल अप्रूव दिया था। इस प्रोजेक्ट का प्राइम ऑब्जेक्ट पोर्ट लेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करने के साथ साथ पोर्ट्स और पोर्ट्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिविटी बढ़ाना है। दोस्तों, शिपिंग इंडस्ट्रीज में कई चैलेंजेस सामने आते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के 3 पिलर्स पर फोकस करेगा। पहला फोकस पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर होगा, जिसमें आने वाली दिक्कतों के लिए एप्रोप्रिएट पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस और इंटर एजेंसी इंटरवेंशंस और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और स्टेट का कोलैबोरेशन को कैटलाइज करेगा। इसके अलावा नए पोर्ट्स का डेवलपमेंट और करेंट पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करते हुए कोस्ट से दूर इलाकों से एफिशिएंट इवैक्यूएशंस में प्लान्स पर भी काम करेगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो इंडियन कोस्ट लाइन पर ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। मार्च 2015 में यूनियन कैबिनेट से पास होकर इसका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अप्रैल 14, 2016 को तैयार किया था। इन सभी एरिया में दोस्तों 2015 से 2035 के बीच 574 प्रोजेक्ट से ज्यादा पर काम किया जाना है, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट 6 लाख करोड़ होने की संभावना है। इनमें से 143 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 190 ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन में है और रिमेनिंग 167 प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में हैं, जो 2035 तक पूरे हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्लान, इनिशिएट, सुपरवाइज और मॉनिटर करने के लिए सागरमाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी यानी SCSC कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में काम करेगी। इस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डिफेंस, होम अफेयर्स, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के बोर्ड सेक्रेटरीज एंड द CEO ऑफ नीति आयोग होंगे। दोस्तों, सागरमाला प्रोजेक्ट केवल पोर्ट्स और शिपिंग को डेवलप नहीं करेगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट में पोर्ट्स के पास 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 12 स्मार्ट सिटीज डेवलप की जाएंगी। अलॉन्ग दिस, गवर्नमेंट ने 1208 आइलैंड्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनका डेवलपमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ 189 लाइट हाउसेज बनाए जाएंगे, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को सिग्निफिकेंटली बूस्ट देंगे। इन स्टेप से कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स यानी CEZs स्टैब्लिश होंगे। फॉर इंस्टेंस, गुजरात के कांडला पोर्ट के पोजेशन में 2 लाख एकड़ की जमीन है, जिसे पोटेंशियल CEZ आइडेंटिफाई किया गया है। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। लेकिन सभी प्रोजेक्ट्स और वास्ट इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ICRA 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था कि इन शिपिंग और पोर्ट इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स में
टाइमली इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन और बजटरी सपोर्ट से रिलेटेड चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। हालांकि एजेंसी ने कहा था कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस प्रोजेक्ट से फायदा ही नजर आता है। दोस्तों, आने वाले वक्त में ओशन एक बूमिंग सेक्टर होने का पोटेंशियल रखता है, इसलिए यूनिवर्सिटीज और इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेडिशनल और इमर्जिंग सेक्टर्स पर एक एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर किया जाना चाहिए ताकि ट्रेन पर्सनल की कमी की समस्या खत्म हो जाए। लोकल लेवल पर नॉलेज बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट की जानी जरूरी है। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट लेवल में ब्लू इकोनॉमी और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाते हुए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन होना भी मायने रखेगा। दोस्तों, करेंटली दुनिया कई तरह के इमर्जिंग सेक्टर्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओशंस की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन इन नए सेक्टर्स में सक्सेस तभी मिलेगी जब ओशन की हेल्थ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और इनके फ्रेजाइल इकोसिस्टम को संभाला जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि राइट प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए ताकि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रह सके। दोस्तों, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया सागरमाला के अंडर डेवलप कर रहा है, पर इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी फ्रेंडली और पीसफुल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए इंडिया का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर प्रोग्राम शुरू किया गया है। और अगर आपको सागर के बारे में भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी विल ट्राई टू कवर इट इन अवर अपकमिंग वीडियोस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।